सी प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 18 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। योजना है, पहले सर्वप्रथम मूल वाक्य विन्यास जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, फिर सर्वाधिक प्रचलित उपयोग क्या है इसका, तत्पश्चात लूप शीर्ष या लूप हेड जिसे हम कह सकते हैं, उसके लूप चर क्या हैं, लूप का जांच व्यंजक क्या है और अन्य कथन या तीसरा अवयव कहते हैं कभी कभी। लूप काया क्या होती है, लूप चरों का दायरा क्या होता है। फिर ये दो अति महत्वपूर्ण है किसी भी फॉर लूप के लिए। और नेस्टिंग फॉर के अंदर फॉर, इसके बारे में देखेंगे। और कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स 2 या 3 मैंने बनाए हैं। सर्वप्रथम वाक्य विन्यास। तो यह फॉर FOR प्रारंभिक निर्धारण, जो सर्वाधिक सामान्य रूप से हम जो प्रयोग में लाते हैं, प्रारंभिक निर्धारण यानी इनिशियल या इनिशियलाइजेशन। फिर जांच व्यंजक अर्थात टेस्ट एक्सप्रेशन, और ये कुछ कथन, प्रायः ये क्रमोन्नति या क्रमावनति कथन होते हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? सर्वप्रथम प्रारंभिक निर्धारण करते हैं और यह एक ही बार होता है। इसके बाद ये अर्धविराम, फिर जांच व्यंजक। यदि इसका मान सत्य है तब तो बाकी कथन चलाए जाएंगे, एग्जीक्यूट होंगे। और यदि असत्य है तो यह सीधे बाहर आ जाएगा इधर से। यदि ये सत्य है, यहाँ कथन उसने चलाए, फिर उसके पश्चात यह तीसरे भाग में आएगा यानी इन कथनों को चलाएगा। उसके पश्चात यहाँ आएगा। यदि यह कथन सत्य है, व्यंजक सत्य है, तो पुनः इसमें प्रवेश करेगा, अन्यथा बाहर आ जाएगा। एक बार हम फिर देख लेते हैं। यह एक बार हुआ, उसके पश्चात यहाँ आया। यदि यह जांच व्यंजक सत्य पाया गया तो यहाँ, असत्य पाया गया तो यहाँ, सत्य पाया गया तो यहाँ कथन उसने चलाए, एग्जीक्यूट किए। उसके बाद ये कथन चलाए, इसके पश्चात पुनः जांच व्यंजक। यदि ये सत्य है तो पुनः यहाँ चलाएगा, इस तरह से। तो ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया लूप का शीर्ष या सर या हेड। इसके 3 अवयव हैं, प्रारंभिक निर्धारण, जांच व्यंजक और कथन। और इन 2 सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे, इसे हम लूप काया कहते हैं, या लूप का शरीर, या कह सकते हैं लूप बॉडी। यदि आपको एक ही कथन इसमें लिखना है तो आवश्यक नहीं है कि आप सर्पाकार कोष्ठकों का प्रयोग करें। तो फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें एक या एक से अधिक कथन कुछ बार बार हमें चलाना होता है, और कितनी बार चलाना है उसका निर्धारण इन अवयवों के द्वारा किया जा सकता है। फॉर एक कुंजी शब्द है, अर्थात इसका प्रयोग उसी तरह से किया जा सकता है जिसके लिए यह परिभाषित है। यह ध्यान देने का है कि फॉर छोटा ओपनिंग कोष्ठक जिसे हम कह सकते हैं प्रारंभ करने के लिए, यह अर्धविराम, ये अर्धविराम और यह बंद करने वाला छोटा कोष्ठक, ये ही अनिवार्य है। अर्थात ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, यह अनिवार्य है, यह अनिवार्य है और यह, बाकी सब वैकल्पिक हैं। लेकिन यदि हमारे पास लूप की कोई बॉडी नहीं है, काया नहीं है, तब फिर हमें इस कथन का समापन करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करना होगा। अब सर्वाधिक प्रचलित उपयोग क्या है इसका? देखिए, फॉर, यहाँ पे मैंने एक चर की घोषणा की है और उसका निर्धारण किया है, उसका मान 0 रख दिया, और यह है आपका जांच व्यंजक। यह निर्धारण है, प्रारंभिक निर्धारण, और यह इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट है या क्रमोन्नति का कथन है। तो यहाँ पर उसने प्रारंभ किया, आई का मान 0 कर दिया। अब ये इसने जांचा, आई का मान 5 से कम है क्या? हाँ है, तो यह इस कथन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके पश्चात जितने भी और कथन होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। उनके पश्चात ही यहाँ पर पुनः आएगा। आई का मान उसने 1 से बढ़ा दिया तो हो गया 2। तो इस तरह हम देखेंगे कि कितनी बार चलेगा ये,
यदि सब कुछ और ये कथन यदि मान लीजिए कुछ नहीं है इसमें विशेष, तो ये कथन कितनी बार चलेंगे? 5 बार। कुछ गुणधर्म, तो लूप का शीर्ष क्या है? यहां से लेकर यहां तक लूप का शीर्ष है। आई क्या है? लूप चर है या लूप वेरिएबल है। यह निर्धारण करता है कि कितनी बार हम इसको चला पाएंगे ये इसके साथ, इस जांच व्यंजक के साथ। तो लूप चर क्या हुआ? आई। जांच व्यंजक क्या है? ये है जांच व्यंजक। और क्रमोन्नति क्रमावनति ये है। ठीक है, एक बात और, शीर्ष अवयवों के मध्य कोई संबंध नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि यहां आई है तो यहां पे भी आई हो, यहां पे भी आई हो। इन तीनों का आपस में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। ये तीनों अलग अलग काम कर सकते हो सकता है यहाँ पे लूप चर आई है, लेकिन यहाँ पर जांच व्यंजक में जे है, आई है ही नहीं, और यहाँ पर ये कुछ और भी कर रहा है। सो इस बात को ध्यान रखें। लेकिन प्रायः सर्वाधिक प्रचलित उपयोग में ये तीनों संबंधित होते हैं। और लूप काया क्या है? ये सर्पाकार कोष्ठक युग्म जो है, यह युग्म, ये एक इसकी लूप काया बनाता है। ठीक है, तो लूप बॉडी भी जिसे हम कहते हैं। तो ये लूप बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये निर्भर करेगा आई के मान, प्रारंभिक मान, और ये जांच कथन और इंक्रीमेंट या क्रमोन्नति कथन के कारण से। लूप चरों का दायरा क्या होता है? चलिए वही उदाहरण हमने यहां पर ले लिया। ये तो लूप बना हुआ है, ये 5 बार इसको चलाएगा। ठीक है, सो अंतिम मान आई का क्या होगा? 4 5। तो जैसे ही 5 होगा ये असत्य हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा इसके। तो यहां पर ये सिंटेक्स एरर देगा। यदि हम इसे संकलित करेंगे, कंपाइल करेंगे, यदि आई को फॉर के पहले यदि हमने घोषित नहीं किया है, तो यह आई, इस आई का दायरा क्या होता है? सिर्फ इसकी बॉडी होती है, इसके शरीर होता, काया। फॉर की जो काया है उसी तक ये आई का मान वैध होगा, इसके बाद वो अवैध हो जाएगा। तो इसका दायरा क्या है? लूप की काया, लूप की बॉडी। लूप चरों का दायरा लूप काया है, जिसे मैंने अभी कहा। सर्पाकार कोष्ठक युग्म एक दायरा बनाते। कहीं पे भी यदि आप 2 सर्पाकार कोष्ठक ले लें, उसमें से पहला वाला ओपनिंग जिसे हम कह सकते हैं और दूसरा क्लोज वाला करने वाला है, तो एक दायरा बनाएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि हम इन सर्पाकार कोष्ठकों के द्वारा इफ की काया या एल्स की काया या फॉर की काया या स्विच केस में स्विच की काया लें। हम कहीं पे भी इनका प्रयोग करेंगे तो वह एक दायरा बना देगा। लूप काया के अंदर घोषित कोई भी चर काया के लिए स्थानीय होता है। तो इसके भीतर भी हम कोई चर की घोषणा कर सकते हैं लूप काया के अंदर, लेकिन वह वैध कहाँ होगा? उस लूप काया के अंदर ही होगा। बाहर वह अज्ञात होगा, बाहर उसका कोई मान नहीं होगा। यदि हम उसका मान प्राप्त करना चाहेंगे तो ये सिंटेक्स एरर होगी या वाक्य विन्यास त्रुटि होगी। अब ब्रेक का प्रयोग क्या? वही हम उदाहरण फिर से ले लें। यदि इसके पश्चात कोई और कथन है और अचानक यदि ब्रेक आ जाता है, तो ये क्या करता है? लूप को यहीं से तोड़ देता है। अर्थात इसके पश्चात प्रोग्राम आपका यहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं, परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। यदि ब्रेक हुआ, आप इसको इफ के भीतर भी लिख सकते हैं। तो यदि कोई कथन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक के पश्चात एक, और जैसे ही ब्रेक आया तो ये लूप को यहां से तोड़ देगा और बाहर आ जाएगा। ब्रेक एक कुंजी शब्द है। कहने का तात्पर्य है इसका प्रयोग उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए यह परिभाषित है। लूप को उसी बिंदु पर तोड़ता है जहां पर उसका प्रयोग होता है। लूप टूटता है यदि ब्रेक क्रियान्वित हो या जांच व्यंजक असफल हो। तो यदि यह जांच व्यंजक असफल यानी असत्य हो जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे, एक्चुअली वास्तविक रूप से मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि ये तोड़ता है, वो लूप में पुनः प्रवेश करेगा ही नहीं। और जब ब्रेक यदि क्रियान्वित होता है तो लूप को तोड़ देता है। और एक बात और, ब्रेक मात्र वही लूप को तोड़ता है, उसी लूप को तोड़ता है जिसके भीतर वो क्रियान्वित होता है। यह भी हो सकता है कि इस फॉर के भीतर एक और फॉर हो। तो यदि 2 फॉर हैं तो ब्रेक जिस भी फॉर लूप के भीतर क्रियान्वित होगा उसी फॉर लूप को उस स्थान से तोड़ेगा। अब
कंटिन्यू, कंटिन्यू भी एक कुंजी शब्द है। तो यहाँ पर इसका व्यवहार क्या होता है कि जैसे इसने, आप एक बार लूप में प्रवेश किया आपने, आप ये चलाते चले गए, एग्जीक्यूट होते गए स्टेटमेंट्स में जितने भी कथन है, और जब कंटिन्यू जैसे ही आया, यदि ये क्रियान्वित हुआ या एग्जीक्यूट हुआ, तो इसके बाद के, इसके पश्चात के जितने भी कथन है उनकी वो उपेक्षा करेगा, उनको छोड़ देगा और सीधे तीसरे लूप शीर्ष के तीसरे अवयव पर आ जाएगा और इंक्रीमेंट या क्रमोन्नति कथन को एग्जीक्यूट करेगा i++। तो क्या होगा इसमें, इसने यहां निर्धारण किया, प्राथमिक निर्धारण, तो उसके बाद यहां आया, यदि सत्य है तो यहां आएगा और जितने कथन है उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे ही कंटिन्यू आया, इसके पश्चात के जितने कथन है उनको वो छोड़ देगा और यहां पर आ जाएगा और इसके पश्चात फिर यहां आएगा। जिससे मैंने यहां लिखा हुआ है, कंटिन्यू एक कुंजी शब्द है, इसका प्रयोग भी वैसे ही कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित है। लूप काय के शेष भाग की उपेक्षा कर शीर्ष के तृतीय अवयव से निरंतरता बनाए रखता है और कंटिन्यू उसी लूप को प्रभावित करता है जिसके भीतर क्रियान्वित होता है। तो उसी लूप के शेष भाग को वो छोड़ेगा जिसके भीतर वो क्रियान्वित हुआ है या एग्जीक्यूट हुआ है। नेस्टिंग, देखिए फॉर के भीतर एक फॉर है, उसके भीतर दूसरा फॉर है, उसके भीतर एक और फॉर है। ऐसे यहां देखिए नेस्टिंग की गहराई की कोई सीमा नहीं है, आपको जितनी आवश्यकता है उतने आप फॉर के भीतर फॉर आप प्रयोग में ला सकते हैं। और इस फॉर की काया कहां तक है, यहां तक है, इस फॉर की काया यहां है और इस फॉर की काया यहां पर। अब कुछ मैंने तीन चार क्रियाशील प्रोग्राम्स बनाए हैं, हम उनका अवलोकन कर लेते हैं। देखिए ये सबसे छोटा फॉर लूप है और ये अनंत फॉर लूप है। यहां देखिए आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फॉर यहां पे जो कुछ भी वैकल्पिक है वो मैंने छोड़ दिया है। तो जो अनिवार्य अवयव हैं वही हैं। लूप का शीर्ष कहां से कहां तक है, यहां तक है, और बॉडी कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ मात्र एक अर्धविराम है जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर या कथन का पूर्ण विराम कहते हैं हम। ये क्या करेगा, यह एक अनंत लूप है। यदि हम इसको चलाएंगे तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। देखिए चलिए मैं बाएं तरफ इसको चलाता हूं। फॉर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फॉर लूप है। नहीं, मैंने गलत तरीके से किया, इसको यहां पे मुझे डॉट लगाना होगा। ये देखिए ये लूप चल रहा है, अनंत लूप है ये। वैसे इसका कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम इसको जांच करने के लिए अपने स्रोत प्रोग्राम को या ऐसे ही हमें यदि को डिले करना है तो विशेष इसके प्रयोग कुछ होते नहीं है। तो अब यदि मुझे इस लूप को तोड़ना है तो लूप तो नहीं टूटेगा, मुझे प्रोग्राम ही समाप्त करना पड़ेगा। तो यह निर्भर करता है कि आप किस व्यवस्था में हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपको क्या करना है, या आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या लिनक्स या उसके जैसे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कंट्रोल कुंजी के साथ सी दबाएंगे तो ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ये है इनफाइनाइट। अब इसको मैं चला देता हूं, फॉर इनफाइनाइट। ये देखिए यहां पर भी एक अनंत लूप है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं कि आप एक इंटीजर टाइप करें और उसको इंटीजर को पढ़ेंगे, और यदि उसका मान 0 है तो यह इस लूप को तोड़ देगा यहां से, और नहीं तो उसका मान प्रिंट करेगा। ठीक है, अब वैसे तो पुराने संकलकों में जब हम प्रयोग करते थे सी संकलक, तो उसमें इस चर का मान कुछ भी हो सकता था, जैसे कि हम कहते थे कि वो रैंडम है या गार्बेज वैल्यू है। लेकिन आजकल उसको यदि यहाँ पे वो ठीक से नहीं पढ़ सकता तो उसको 0 कर देता है। खैर उसको हम दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ टाइप किया 4 प्रिंट कर दिया उसने, ऋण 6। देखिए
-6 उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यदि मैं इसको कोई एक अक्षर दे देता हूं तो ये देखिए -6 पहले जो उसने पढ़ा था उसी को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था एक पूर्ण संख्या और हमने उपलब्ध क्या कराया उसे अक्षर। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्येक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और सी भाषा में प्रत्येक डिवाइस जो है वह एक फाइल से जुड़ी होती है और डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस जिसे हम कह सकते हैं वो है कीबोर्ड, और कीबोर्ड के साथ एक बफर होता है। तो जब अपेक्षित आंकड़ा प्रकार और उपलब्ध आंकड़ा प्रकार समान नहीं होते हैं तो वो बफर साफ नहीं होता और इसलिए वो स्कैनएफ के लिए हमें रुकता नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार फिर से करते हैं। जो 5.6 यह पूर्ण संख्या तो है नहीं, वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं क्या करता है। इसे 5 पढ़ेगा और उसके बाद जो दशमलव का चिन्ह है वह पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो वो बफर को साफ नहीं करेगा। आप ये मान सकते हैं कि वो मान लेगा कि हमने दशमलव उपलब्ध कराया है। अब वैल का मान जो है 0 तो है नहीं, तो ब्रेक नहीं करेगा, उसने उसको प्रिंट भी नहीं करेगा क्योंकि वैल का मान अपने दिया ही नहीं है, तो वो वापस चला जाएगा। तो उसको रुकने के लिए कोई कारण नहीं मिल रहा क्योंकि वैल का मान 5 है और अगला मान दशमलव वो मान लेगा। ठीक है, तो यह एक अनंत लूप है। इसको तोड़ने के लिए हमें फिर से Ctrl+C ही करना होगा। अब फिर चला दिया हमने। अब आप देखिएगा यदि हम इसको देंगे 0 तो ये बाहर जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक अगला प्रोग्राम है इनफाइनाइट के बाद इसको हम कर देते हैं। ब्रेक देख लिया अभी अपन ने, कंटिन्यू को देखते हैं। फॉर कंटिन्यू, ये देखिए वही प्रोग्राम, यह भी एक अनंत लूप है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब स्कैनएफ, सी प्रोग्रामिंग भाषा में स्कैनएफ जब पढ़ता है तो वह एक कुछ मान रिटर्न करता है, वापस करता है कि उसने कितने अवयव पढ़े हैं। तो यहां पर तो हम एक ही पढ़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हम पढ़ सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि स्कैनएफ का प्रयोग करके हम एक से अधिक चरों के मान कैसे निर्धारित कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, कुंजी पटल के माध्यम से, वो हमने देख चुके हैं। तो ये 3 प्रकार के मान रिटर्न करता है। यदि 0 से कम है तो इसका मतलब है कि वह जो मान पढ़ा वो सही मान उसको निर्धारित नहीं कर पाया। 0 यदि है तो, और 0 से कम है मान, -1 -2 जो भी होगा, इसका मतलब वो उसको पढ़ने में ही कुछ समस्या आई है, पढ़ने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई, कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई है, वह इसका मान। 0 है तो इसका मतलब वो मान का निर्धारण ठीक से नहीं कर सका, पढ़ा लेकिन जो चाहता था वो नहीं मिला। और 0 से अधिक है तो इसका मतलब है कि वो सफल हुआ पढ़ने में, और कितने मान पढ़े उसकी संख्या देता है। यहाँ पे एक ही मान हम पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि यदि सक्सेस 0 से कम या बराबर है, ये पढ़ने के बाद जो मान मिला, तो गेट केयर क्या करता है कि इनपुट डिवाइस से एक कैरेक्टर पढ़ता है और उसका हम कहीं प्रयोग नहीं करते। तो यदि हमने पूर्ण संख्या उपलब्ध नहीं कराई है, अर्थात कोई दशमलव का चिन्ह है या कोई दूसरा चिन्ह है या कोई अक्षर है जो कि अंक नहीं है, तो वो उसको वहां से निकाल देगा, बफर में से उसको निकाल देगा, और हम इसको करेंगे कंटिन्यू। यानी जब तक हमें जैसा मान चाहिए वो नहीं मिलेगा तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे कंटिन्यू क्रियान्वित हुआ ये सारे कथन छोड़ देगा और यहां से वापस इधर आएगा। कहने का तात्पर्य वो फिर से ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए यहां पर मैंने किया जैसे 4, इसने कर दिया 4, मैंने किया -6, देखिए अनंत उसमें नहीं गया। अब मैं बोलता हूँ 5.6, तो इसने क्या किया, 5 पढ़ा, फिर दशमलव का चिन्ह उसने पढ़ा, टाइप इन एन इंटीजर, उसने ये प्रिंट तो कर दिया, लेकिन स्कैनएफ के लिए वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसके बफर में दशमलव का चिन्ह है। तो अब उसको साफ हमने कैसे किया, निकाला हम इसने, इसका मतलब है कि 0 से के बराबर या 0 से कम मान उसने यहाँ रिटर्न किया, तो गेट केयर, तो उस बफर में से एक कैरेक्टर से निकाल दिया, दशमलव चला गया। फिर कंटिन्यू किया, फिर यहाँ आया, वापस आया तो उसने बोला टाइप इन एन इंटीजर,
फिर से उसने प्रिंट कर दिया। अब हुआ क्या इसमें कि 6 तो दशमलव के बाद वाला 6 तो बफर में पहले से था, तो उसने मान लिया कि हमने वो उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो यहां पर वो सफल हुआ, तो यहां नहीं आएगा, वो यहां आ गया, वो इसके बाहर 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 आया, कंटिन्यू नहीं किया, वो इसके भीतर नहीं गया। तो ये मान, इसका वैल का मान क्या है, 0 तो है नहीं, 6 है। ठीक है, तो उसने प्रिंट कर दिया इसका मान 6, इसलिए उसने ये 6 प्रिंट कर दिया। और उसके बाद ये लूप समाप्त तो हुआ नहीं है, इसलिए वो फिर से यहां पर आ गया, इसलिए ये इतनी बार हमें दिखता है। अब आप देखिए, अपन इसको फिर एक मान देते हैं, कोई ASDF कर दिया हमने मान लीजिए। तो देखिए उसने अपने कैरेक्टर में से, बफर में से एक एक करके कैर कैर गेट कैर करके सारे अक्षरों को उसने निकाल दिया, और फिर से वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसमें। तो देखिए, इस थोड़ा सा हमने अपने स्रोत प्रोग्राम को परिवर्तित किया, तो कम से कम ये हो गया कि हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, एक अनंत लूप में नहीं जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं समाप्त, बंद हो गया। अब मैं एक और प्रोग्राम लिखा है मैंने, इसको कर देते हैं मात्र फॉर है, इसमें कुछ एक और रुचिकर आप अवलोकन करेंगे। देखिए अब इसको मैं चलाता हूं, मात्र इसका नाम फॉर रखा है, ये देखिए। ठीक है, यहां पर चलिए एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर दें और फिर से इसको चलाते हैं, तो दिख जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ तो साधारण है, ये निर्धारण है आई इक्वल टू 0, आई बराबर 0, आई का मान 5 से कम है। तो यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि मैं क्रमोन्नति क्रमान्नति कथन लिखूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं दूसरे कथन भी लिख सकता हूँ जो यहाँ पे लिखना वैध होगा। तो देखिए यहाँ प्रिंट एफ ओके, ये प्रिंट करेगा और उसके पश्चात ही करेगा। तो सबसे पहले आई का मान 0, आई का मान 5 से कम है, ठीक है, तो ये यहाँ प्रवेश करेगा, आई का मान 1 बढ़ा दिया उसने। ऐसे भी हम कर सकते हैं लूप चर का प्रयोग। और उसके पश्चात ये 2 कथनों का करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो ये अल्प विराम है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर के, एंड परिचालक की तरह यहाँ कार्य कर रहा है। ये दोनों कथन चलाएगा। तो देखिए इसका प्रयोग क्या होगा, 5 बार ये चलेगा, तो आई का मान 1 से लेकर 5 तक उसने ओके, फिर एक स्पेस, आई का मान 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, 4 ओके, 5, ऐसे इसने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद यदि हम ये आई का मान प्रिंट करना चाहेंगे तो ये आउट ऑफ स्कोप है, तो यह संकलन त्रुटि देगा, यानी सिंटैक्स एरर देगा। कंपाइलेशन के टाइम पे यह वाक्य विन्यास त्रुटि देगा। जब आप कंपाइल करेंगे तो बताएगा ये आई नॉट डिफाइंड, ठीक है, या आई घोषित नहीं है। अब यदि मैंने आई को पहले घोषित कर दिया तो इसका मान बाद में तो मिलेगा ही फॉर लूप के, लेकिन आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, प्रारंभिक निर्धारण में 2 कथन लिख दिए। एक तो ये प्रारंभिक निर्धारण आई का मान 0 कर दिया, यहाँ पे हमें घोषित करना नहीं है क्योंकि हम पहले ही इसको घोषित कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने प्रिंट एफ कर दिया एंटर %d और ये लिख दिया, और आई का मान मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो प्रिंट करेगा। लेकिन बात ध्यान रखिए, यहाँ पर भी यह अल्प विराम एक एंड परिचालक की भांति कार्य करेगा, क्योंकि ये प्रथम सेमीकॉलन या प्रथम अर्धविराम के पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 से 2, 1 से अधिक मैंने कथन लिख दिए, तो लेकिन ये एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे। तो ये प्रिंटएफ जो है ये एक ही बार चलेगा, क्रियान्वित होगा एक ही बार। तो एंटर %d आई, तो क्या प्रिंट करेगा ये 0, एंटर 0। तो देखिए यहाँ पे इसने एंटर 0 यहाँ कर दिया है, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ, आई का मान 5 से कम है, तो ये यहाँ पे आ गया, आई का मान बढ़ा दिया 1 से, फिर वापस यहाँ चला गया। अब यहाँ पे 2 प्रिंटएफ है, दोनों प्रिंटएफ को चलाएगा, तो उसने ओके प्रिंट किया 1, लेकिन उसके पश्चात ये ओके 2, क्योंकि उसके पश्चात ये, इसको मैं मिटा के फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आई का मान हो गया 1, फिर से यहाँ प्रवेश किया, अब आई का मान कर दिया 2, फिर 2 यहाँ से आएगा, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा। तो ऐसे ओके 2, 3, 4, 5 और उसके पश्चात बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए एक बात और, कोई आवश्यक नहीं है कि हम इंटीजर ही लें यहाँ पर या पूर्ण संख्या ही लें, हम वास्तविक संख्या भी ले सकते हैं। और 0.3 यहाँ पे f का मान 1.2 से कम हो या बराबर हो तब तक हम चलेंगे, उतनी बार ही चलेगा ये।
और f का मान कोई आवश्यक नहीं कि प्लस प्लस हम करें, क्योंकि वास्तविक संख्या में वैसे भी प्लस प्लस अवैध होता है। तो हम f प्लस इक्वल टू प्लस बराबर 0.3। कहने का तात्पर्य कि हर बार हर आवर्तन में f का मान 0.3 से बढ़ेगा। तो यहाँ कितनी कब तक इसको प्रिंट करना चाहिए? 0.3, फिर 0.6, 0.9 और 1.2, यानी 4 बार 1.2 तक इसको प्रिंट करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने 0.3, 0.6, 0.9 तक ही किया है। क्यों, कैसे, अभी देखते हैं। ये प्रिंट एफ मैंने एक अतिरिक्त लिख दिया ताकि यहाँ पर एक स्पेस आ जाए, स्थान आ जाए। अब देखिए, मैंने इसका मान वही है, लूप वही है, लेकिन मैंने कहा है कि इसका मान जो है आप दशमलव के 8 अंकों के बाद 8 अंकों तक प्रिंट कीजिए। तो देखिए उसने क्या प्रिंट किया, देखिए आप 0.3 हमने लिखा था, लेकिन वो IEEE के 754 मानक में का पालन करता है। तो उससे क्या होता है कि सारी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं 100% सटीकता से प्रदर्शित या निरूपित नहीं हो सकती। तो हमें दिख रहा है 0.3, लेकिन वो वास्तविक रूप से, आंतरिक रूप से इस टी ने क्या किया, उसको निरूपित किया 0.3, 0.00 इतने 0 और 1, यानी 0.3 से अधिक है। अब आप उसमें 0.3 जोड़ेंगे, यानी किसी को फिर से जोड़ दिया, देखिए 0.6 इतना हो गया, फिर 0.9 इतना हो गया, 0.9 से ज़्यादा है। अब इसमें फिर आप इतना जोड़ेंगे तो 1.2 से अधिक हो जाएगा। तो ये जांच व्यंजक जो है या असत्य हो जाएगा या असफल हो जाएगा, इसलिए वो फिर से प्रवेश इसमें नहीं करेगा। बात फिर वही आ जाती है जो मैं कई बार कह चुका हूं, पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने कहा है, बार बार कहता हूं कि चर बिंदु रिप्रेजेंटेशन, निरूपण पे आप भरोसा ना करें, उस पर आश्रित न रहें। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं 100% सटीकता से निर्धारित या निरूपित नहीं की जा सकती। ठीक है, ये हमने कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स देखे थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स के बारे में। ये भी लूप ही होते हैं, डू व्हाइल भी व्हाइल का ही एक प्रकार है। इस वीडियो में हमने फॉर के बारे में पढ़ा और कुछ विशेषताएं होती हैं व्हाइल और डू व्हाइल में, थोड़ा सा ही अंतर होता है फॉर इसमें। तो अगले वीडियो में हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।